उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। भारतीय संविधान में सूचीबद्ध विभिन्न मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने में, ये वर्णन करने में कि इन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, इन अधिकारों की सुरक्षा और व्याख्या करने में न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट करने में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के मध्य अंतर करने में। मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकारों को उन अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति के अस्तित्व और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, समता का अधिकार। इन मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अलग से सूचीबद्ध किया गया है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। ये अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि सरकार भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। भारत के संविधान के अनुसार हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें संविधान के तीसरे भाग में सूचीबद्ध किया गया है। इन 6 अधिकारों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है: शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार। मौलिक अधिकारों का महत्व। मौलिक अधिकार संविधान का हिस्सा हैं क्योंकि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और मानव गरिमा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। संविधान के प्रारूप के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता की उपस्थिति और संरक्षण के बिना लोकतंत्र बेकार है, जैसे भाषण और धर्म की स्वतंत्रता इत्यादि। सभी व्यक्तियों को, चाहे उनका वर्ग, धर्म, लिंग या जाति कुछ भी क्यों ना हो, अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जाने का विशेषाधिकार दिया गया है। उदाहरण के लिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की सुरक्षा और रोकथाम के लिए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं। अधिकार। अधिकारों का घोषणा पत्र। ये सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है कि व्यक्तियों के पास कुछ विशिष्ट अधिकार होने चाहिए और सरकार द्वारा इन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। हमारे संविधान में अधिकारों की एक सूची प्रदान की गई है, जिसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। अधिकारों का घोषणा पत्र किसी व्यक्ति के अस्तित्व और स्वतंत्रता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों की सूची प्रदान करता है। मौलिक अधिकार जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि जीवन अस्तित्व के अभाव में किसी सरकार का होना और इसके कल्याण की सुरक्षा के लिए काम करना बेकार है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो ऐसी अवस्था में सरकार विकास के जो भी कदम उठाती है, वो व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जीवन में अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं की स्वतंत्रता नहीं है। केवल स्वतंत्रता ही व्यक्ति को कहीं भी घूमने, बात करने और अवसर बनाने की अनुमति देती है। सामान्य और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर। सामान्य अधिकार
सामान्य अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानून का सहारा लिया जाता है। इन अधिकारों में संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। सामान्य अधिकार विविध हैं और उन्हें समय समय पर संशोधित किया जा सकता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के किसी भी कार्य को गैर कानूनी घोषित नहीं कर सकती, भले ही वो सामान्य अधिकारों का उल्लंघन करते हों। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जिनकी सुरक्षा और गारंटी स्वयं संविधान करता है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें केवल संविधान में संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने से रोके और न्यायपालिका, कार्यपालिका भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों पर सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, भले ही उनका लिंग, जाति, वर्ग, धर्म या जन्म स्थान कुछ भी क्यों ना हो। समता का अधिकार। समता के अधिकार से आशय कानून की नजरों में सभी नागरिकों की प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता और साथ ही वर्ग, वंश, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न होने से है। अस्पृश्यता को भी भारत के संविधान द्वारा समाप्त कर दिया गया है और सभी नागरिकों को अस्पतालों, स्कूलों और पूजा स्थलों जैसे स्थानों के लिए समानता के आधार पर प्रवेश देता है। सार्वजनिक रोजगार में कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि इससे जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जहां निचली जातियों के साथ कम सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता था। ये अधिकार भारत को एक सच्चा लोकतंत्र बनाता है। हमारे समाज में कई असमानताएं अभी भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं के लिए कम वेतन, कोई शिक्षा और पोषण नहीं, मंदिरों या पूजा स्थलों में निचली जातियों के पहुंचने पर रोक। भारत के संविधान में इन स्थितियों में सुधार और उन्मूलन के लिए विशेष योजनाएं और उपाय विदित हैं। उदाहरण के लिए, हमारा संविधान एक समान समाज के लिए आरक्षण नीति सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 16(4) स्पष्ट रूप से बताता है कि राज्य पिछड़ी जातियों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान बना सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। कुछ विशिष्ट अधिकारों, जैसे देश के किसी भी भाग में घूमने की स्वतंत्रता, सभाओं का गठन करने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता इत्यादि का संरक्षण संविधान द्वारा किया जाता है। लेकिन ये स्वतंत्रता कुछ हद तक सीमित है। उदाहरण के लिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ ये नहीं है कि कोई किसी को अपशब्द बोल सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार किए जाने पर उसे अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा
पुलिस के लिए ये आवश्यक है कि वो अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अब इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को सम्मिलित करके इस अधिकार के दायरे को और अधिक व्यापक कर दिया है। निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी के तहत यदि किसी व्यक्ति पर देश की कानून व्यवस्था की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनने का संदेह किया जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और ये गिरफ्तारी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। आरोपी या अभियुक्त का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तो उसे कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा और ये केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ही किया जा सकता है। आरोपी के अधिकारों के मुताबिक आरोपी को निम्नलिखित 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकारों में वे अधिकार निहित हैं जो दबंग लोगों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों की रक्षा करते हैं। इसके अंतर्गत मानव श्रम की तस्करी, बंधुआ मजदूरी और कारखानों या उद्योगों में बच्चों के नियोजन आदि पर प्रतिबंध लगाना सम्मिलित है। इस प्रकार लिंग, वर्ग, धर्म, क्षेत्र और जाति पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों के बीच समता और स्वतंत्रता के भाव को बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान ने दलित वर्ग के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान प्रदान किए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसका आशय ये है कि सभी नागरिक अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने, चुनने और पूजा करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये सभी धर्मों की समानता को भी निश्चित करता है और धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। भारत का संविधान सांस्कृतिक, शैक्षिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में सुनिश्चित करता है जो सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इस अधिकार में लोकतंत्र के विकास और भरण पोषण के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना सम्मिलित है ताकि कोई भी नागरिक वर्ग अपनी संस्कृति, लिपि, भाषा की सुरक्षा के अधिकार का संरक्षण कर सके और इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समूहों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और नियंत्रण करने का अधिकार सम्मिलित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण रिट, अधिकार पृच्छा आदि विभिन्न प्रादेश या याचिका जारी की जा सकती है। याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए विशेष आदेशों के रूप में परिभाषित किया गया है।
जो अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को निर्देश देते हैं। विभिन्न याचिकाएं इस प्रकार हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है जिसके अंतर्गत न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। परमादेश आदेश सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई सरकार, अदालत, निगम या कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने संवैधानिक और कानूनी दायित्वों का पालन करने में विफल हो रहा हो। निषेध आदेश निषेध आदेश का अर्थ है मना करना या रोकना, और इसे लोकप्रिय रूप से स्टे ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ये आदेश ऊपरी अदालत यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब निचली अदालत या निकाय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है। अधिकार पृच्छा जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार पृच्छा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। उत्प्रेषण रिट उत्प्रेषण रिट का मतलब है प्रमाणित करना। उत्प्रेषण रिट किसी निचली अदालत, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को वापस लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष 1993 में समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की मुख्य भूमिका इस प्रकार है। ये आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस की ज्यादतियों, कार्यवाही न किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए आयोग ने दंगों के दौरान पंजाब और गुजरात में गायब हुए युवाओं पर जांच की थी। इस आयोग का सबसे बड़ा दोष ये है कि ये केवल सिफारिशें कर सकता है, लेकिन दंडित करने के अधिकार इसके पास नहीं हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। स्वतंत्रता के दौरान हमारे पास प्रत्येक विषय को मौलिक अधिकारों के तहत वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधनों का अभाव था। इसके अलावा हमारे संविधान की प्रारूप निर्धारण समिति नीति निर्माताओं के बोझ को कम करना चाहती थी। अन्यथा प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों को जानने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता। नतीजतन उन्होंने हमारी सरकार के लिए निर्देशक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया ताकि एक समान और निष्पक्ष समाज का निर्माण किया जा सके। निर्देशक सिद्धांतों को एक निष्पक्ष और न्याय संगत समाज की स्थापना करने के लिए भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गई नीतियों और निर्देशों के रूप में परिभाषित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य
जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मौलिक कर्तव्य। वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया था, जिसमें संविधान के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। इन कर्तव्यों को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, और यदि कोई नागरिक इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करने से मना करता है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर। मौलिक अधिकार नकारात्मक होते हैं क्योंकि वे सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक होते हैं क्योंकि वे सरकार को कुछ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार न्याय उचित हैं, अर्थात उल्लंघन होने पर इन्हें वैध रूप से कानून द्वारा लागू कराया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, अर्थात उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र लाना है, जबकि नीति निर्देशक तत्व देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र लाने पर फोकस करते हैं। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति की सुरक्षा, खुशहाली और कल्याण को बढ़ावा देते हैं और उनके कार्यान्वयन के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे अपने आप से लागू होते हैं। हालांकि नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, लेकिन उन्हें अपने कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उन्हें अपने आप से लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने के लिए बाध्य है, जबकि न्यायालय किसी भी नीति निर्देशक तत्व के कानूनी उल्लंघन को असंवैधानिक या अमान्य घोषित नहीं कर सकती। हालांकि वे इस आधार पर कानून की वैधता को बनाए रख सकते हैं कि इस कानून का अधिनियमन निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। समता के अधिकार से आशय वर्ग, वंश, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न होने से है। कानून की नजरों में सभी नागरिक समान हैं। सभी के लिए प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता उपलब्ध होगी। लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और कोई एक दूसरे के बिना निर्वाह नहीं कर सकता। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत किसी व्यवसाय या पेशे के अभ्यास की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मिलकर काम करने या संघ बनाने की स्वतंत्रता, विचरण करने और निवास की स्वतंत्रता, इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, सभ्यता और नैतिकता के अधीन हैं। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, अपराधों में आरोपियों की सुरक्षा का अधिकार, कुछ विशिष्ट मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध सुरक्षा के अधिकार सम्मिलित हैं। निर्देशक सिद्धांत एक समान और निष्पक्ष
समाज का निर्माण के लिए संविधान द्वारा प्रदान किए गए नीति सिद्धांत हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण रिट, अधिकार परीक्षा आदि विभिन्न प्रादेश या याचिका जारी की जा सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, तो उसे कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा और ये केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ही किया जा सकता है। वर्ष 1993 में समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई।